अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्ला जान और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर अब्दुल करीम सिद्दीकी, और हमें ज्वाइन किया है इमरान शफकत, सीनियर जर्नलिस्ट, तजज़ियाकार और ब्लॉगर। और करीम सिद्दीकी साहब, आज तो बड़ी ड्रामाई सूरत हाल रही। 9 रुकनी बेंच बना और बेंच के आगाज़ में ही नामज़द चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस के पहलू में बैठे थे, एकदम उन्होंने अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पे बुलाया और कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, सबसे पहले तो मैं कुछ अपनी पेश करना चाहता हूँ, मारूदात जो भी हैं। और उन्होंने एतराज़ किया ये 9 रुकनी बेंच की तश्कील और इस सू मोटो अख्तियारात के हवाले से अपने माजी के फ़ैसलों का भी हवाला दिया। और फिर पार्लियामेंट का बनाया गया जो कानून था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसमें चीफ जस्टिस के अख्तियारात को भी मशरूत किया गया था 3 रुकनी कमेटी से। और फिर उसके अलावा रिव्यू की जगह अपील का हक़ दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़। उसका हवाला दे के जस्टिस फायज़ सर ने कहा कि ये उसको इतने अरसे से मुअत्तल किया हुआ है और उसका फ़ैसला भी नहीं हो रहा, और जब तक उसका फ़ैसला नहीं होता तो ये बेंच कैसे तश्कील दे दिया गया। और उनका मैं रिक्यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस बेंच को बेंच ही नहीं मानता। इस सारी ड्रामाई सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? एक दिन पहले उनका नोटिफिकेशन जारी होता है, अगले रोज़ जस्टिस फायज़ साहब खड़े हो जाते हैं। ये जो आखिरी फिक्र है ना आपका, ये बहुत ही शरारत अंगेज किस्म का फिक्र मेरा मतलब खड़े तो हुए ना अदालत में वो? नहीं, वो तो बिल्कुल खड़े हुए थे, वो तो बहुत अरसे से खड़े हैं। जब उमर अता बंदयाल साहब कहीं नहीं थे तो काजी फाइसा खड़े थे। वैसे ये तस्वीर आपको हम अगर दिखा दें, आज बेंच की जो सूरत हाल थी, इसमें काजी फाइसा साहब खड़े हैं और ये तकरीबन 30-40 सेकंड खड़े रहे जब सारे जज बैठे हुए थे। हाँ, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब वो काजी फाइसा अपना सारा माफ्यूज ज़मीर बयान कर चुके थे और वो बता चुके थे कि ये अदालत ही नहीं है, ये बेंच ही नहीं है कानून के मुताबिक। तो और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि उसके बगैर, जजेस की कमेटी के बगैर बनाए गए बेंचेस जो हैं वो गैर कानूनी हैं अब तक। तो उन्होंने तो ज़ाहिर है उनका अपना एक मौक़िफ़ है उस हवाले से, और ये आज का मौक़िफ़ नहीं है, ये मार्च से जो आज तो उन्होंने पूरी क्रॉनोलॉजी जो है वो बताई कि मार्च से जब उन्होंने अपना फ़ैसला दिया और फिर उस फैसले के साथ रजिस्ट्रार ने क्या किया, और फिर उस रजिस्ट्रार के फ़ैसले के ऊपर 6 रुकनी बेंच बनाकर, जिसकी कोई भी इख्तियार समात नहीं था, उस पर क्या किया, किस तरह से वो नोट्स उतारे गए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से। तो वो एक शफाफियत का तकाजा मुसलसल करते जा रहे हैं कि बेंचेस की तश्कील के हवाले से। और उससे पहले भी आप ये देखें कि जो सारा कुछ, जितने अहम मुकदमात हैं लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल, उनमें काजी साहब को दूर रख के और अपनी मर्जी के 4-5 जज साहिबान जो हैं वही, और आप और हम जो है वो कहते हैं हम ख्याल ग्रुप हैं, और उसमें बड़े मुकदमात में जो है वो जो सीनियर जजेस हैं उनको सर इग्नोर किया जाता रहा। लेकिन आज जब बिठा दिया गया, कि पहले एतराज़ ये भी होता था ना कि सीनियर जज को बिठाया नहीं जाता, और जब बिठा दिया गया तो अब तो ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई कि पार्लियामेंट का एक कानून है, उस कानून को अब हमारा जूरिस्प्रूडेंस ये नहीं कहता कि ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। यहाँ पे बिल की सूरत, अभी वो बिल था तो उस वक्त 8 रुकनी बेंच बना के और अपनी शो ऑफ पावर किया जनाब चीफ जस्टिस ने, और उसको पहली ही हेयरिंग के अंदर सस्पेंड कर दिया, उसको स्टे कर दिया, उस पर अमल दरामद रोक दिया कि अगर जिस दिन ये सदर मंजूरी देंगे उस दिन के साथ ही इस पर अमल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें क्यों थी? मुझे एक बात बताइए कि ठीक है, यह अदालत का इख्तियार है कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो अदालत कानून की परख सकती है। तो उसमें अगर 3 जज साहिबान मिलके बेंच बना दें, अब 3 जज साहिबान मिलके बैठ के बेंच का फैसला नहीं करते हैं, तो इसमें ऐसी कौन सी बात थी? लेकिन वो मास्टर ऑफ द रोस्टर जो थे, आज मास्टर ऑफ द रोस्टर साहब ने बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। वैसे चीफ जस्टिस, नामज़द चीफ जस्टिस सामने, और वो बड़े ही वो कुछ इस्तराब का भी शिकार लग रहे थे। उस दौरान तो काफ़ी पानी पीते रहे और इत्तेज़ाज़ एहसन साहब की तरफ देखते रहे। लेकिन मतीउल्ला जान साहब, एक बात बताइए मुझे, आज जो चीज़ है, ये तो ठीक है काजी फाइसा खड़े हो गए, जज साहबान के जाने से पहले चीफ जस्टिस बैठे हुए थे, लेकिन मुझे एक ये बात बता दीजिए कि आज तो लतीफ़ खोसा साहब ने चीफ जस्टिस के सामने कहा कि जब हमसे मुलाकात हुई थी तो हमने तो कहा था कि इसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दे दें। मुझे एक बात बताइए कि ये दरख्वास्त गुजारों को चीफ जस्टिस ने कब से इख्तियार दे दिया है कि वो बेंचेस की तश्कील और मुकदमात की समात के हवाले से चीफ जस्टिस उनसे मशवरा करें? नहीं, लेकिन वकील तो जजेस से आपको इस बात में तो इतराज़ है कि जनाब कल नोटिफिकेशन जारी हुआ और आज जो है वो काजी फाइसा खड़े हो गए, तो क्या ये चीफ जस्टिस, अब इसके अंदर कोई चीज़ रह गई है? मुझे एक बात बता दीजिए आप कि दरख्वास्त गुजार एतजाज़ एहसन
जो है वो उनके साथ मिलके आप मशवरा कर रहे हैं कि कौन सा बेंच बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। ये हक कितने आपने दरखास्त गुजारों को दिया? दरखास्त गुजार कोई आम सिविलियन शहरी तो नहीं है, वो बैरिस्टर एतजाज एहसन है, वकला तहरीक के वो वकील है, उस्ताद हैं जजों के। पिटिशनर तो है ना, दरखास्त गुजार है ना। नहीं तो वकला तो मिलते रहते हैं जजों से, तो ये मिलके ये कहते हैं कि कौन सा बेंच बनाना है, बताए ना मुझे। तो इस बेंच की तो तश्कील ही जो है वो उसके अंदर मेलाफिडे है। अच्छा, और कुछ जय के दूसरा जो है वो अपना और चीज हो, तो बात वहीं पे ही है। मतलब एक जज साहब की अपनी राय है और आज की नहीं है, वो इस कानून के आने से पहले की है और उसमें कंसिस्टेंट व्यू है, उस पर उनकी जजमेंट्स हैं। अब देखें सुप्रीम कोर्ट का जज ये अगर कहे कि रजिस्ट्रार के जरिए से सर्कुलर जारी किया, उन्होंने 3 लफ्ज इस्तेमाल किए, मुझे दुख हुआ, सदमा हुआ, ताज्जुब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की ये वक़्त है और चीफ जस्टिस की सामने बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की ये वक़्त है और चीफ जस्टिस साथ बैठे हुए थे। बड़ा सबर का, मैं मानना पड़ेगा, सबर का बड़ा मुजाहरा किया, शायद और कुछ कर भी नहीं सकते थे। मैं इमरान साहब की तरफ सबर ही करें क्योंकि वो दूसरों को भी सबर की तलकीन देते हैं। ठीक है, इमरान शफकत साहब, क्या लग रहा है, एक दिन पहले हुकूमत की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, और ये बड़ा गैर मामूली बात है, 3 महीने रहते हैं अभी चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल की रिटायरमेंट के, और आज जस्टिस फाइज साहब खड़े हो गए। नहीं, ये अगर नोटिफिकेशन ना भी अगर मती साहब जारी होता तो मेरा ख्याल है कि काजी फाइज साहब यही कुछ करते। और जो इन्होंने जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद है सर, हाँ जी, जब ये इन्होंने बेंच अपने, आपको याद होगा प्रताप बंदयाल साहब ने कुछ फैसलों के बाद अपने बेंच जो थे या अपने जो केसेस थे वो डीलिस्ट कर दिए थे। वो इसी वजह से किए थे कि कुछ लोग जो थे उनको खदशा था कि वो ये बात बैठ के कर सकते हैं, बेंच में शामिल हों और वो कहें कि हम बेंच इसको मानते नहीं, ये बेंच ही नहीं है। मगर वो काजी फाइज साहब ने खुद ही आज वजाहत कर दी कि उन्होंने खुद कहा था कि वो चैम्बर वर्क करेंगे, और उसकी वजह भी उन्होंने बता दी, क्योंकि पार्लियामेंट का कानून मुअत्तल था और वो समझते हैं कि नहीं होना चाहिए था, तो उन्होंने कहा मैं किसी बेंच पे नहीं हूँ। तो उसमें देखे ना 6 समातें हो चुकी हैं मतीउल्लाह जहां साहब, तो क्यों फैसला नहीं हो रहा? बिल्कुल जी इमरान साहब। नहीं, मैं देखें, बात ये है कि उमर ताब बंदयाल साहब ने पिछले 2 साल से, जब से वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे के ऊपर फाइज हुए हैं, उन्होंने मेरा ख्याल है कि मुनसफी से ज्यादा सियासत की है। तो जब वो सियासत आप करेंगे, आप और आपके लिए सियासत जो है वो शजर ममनुआ करार दिया गया हो, और फिर भी आप सियासत करेंगे, और वो सियासत जो फिर लोगों को नजर आती हो, इस कदर वो अया हो, इस कदर वो वाजे हो कि आपकी सियासत पकड़ी भी जा रही हो, आपकी सियासत नजर भी आ रही हो। आपने तो पकड़ लिया ना आपके साथ। नहीं, हमने तो सर, आप तो हमारे साथ नहीं गए थे उस पिटीशन में, जो पिटीशन हमने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें उन दिनों ये कायम मुकाम चीफ जस्टिस थे, और इन्होंने वो सारे के सारे इख्तियार आने वाले, यानी कि अपने आप को तफवीज कर दिए थे। तो ये कहने का मतलब ये है कि मैं समझता हूं कि आज अगर ये देखें कितनी करीने इंसाफ बात है कि अगर चीफ जस्टिस जो आने वाले हैं, जो इनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वो खड़े होकर कह रहे हैं कि ये इख्तियार एक अकेले चीफ जस्टिस का अब नहीं रहा, एक कानून बन चुका है इसके ऊपर। तो सर ये उनकी मैं समझता हूं कि जो इंसाफ करने की उनके अंदर जो सलाहियत है, ये उसको दाद देनी चाहिए। तो और दूसरी तरफ ये क्या कर रहे थे, या अभी तक क्या कर रहे हैं कि मतलब हमें सुना रहे थे कि आइन दस्तक दे रहा है, आइन मतलब कोई यतीम बच्चा है और वो दस्तक दे रहा है, हम जनाब उसकी दस्तक के ऊपर लब्बैक कहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कितने गई वो दस्तक, कहां पे गया 14 मई वाला फैसला? लेकिन वहां पर आपने सरेंडर कर दिया। या तो फैसला देते ना आप, और फिर जो फैसला नहीं मान रहा था आपका, उसको आप कंटेम्प्ट के नोटिस जारी करते, वहां पे आप खामोश हो गए। यहाँ पे आपको लग रहा है कि ना पे है तो काम बड़ा खराब हो गया, यहाँ पे तो कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। कई सदी साहब, तो यहाँ पे इंटरनेशनल ऑडियंस है ना। चले, आइन अगर बाहर दस्तक दे भी रहा है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि अदालत के अंदर से दरवाजे को ठुड्डे मारने शुरू हो जाएं लोग। मतलब आज जो वाकया हुआ, एक सबसे बड़ी ऑड सी एक सिचुएशन क्रिएट हुई। चीफ जस्टिस अपनी सीट पे बैठे हुए थे, तमाम जजेस बैठे हुए थे, सिर्फ जस्टिस काजी फाइज साहब खड़े थे, वो नहीं बैठ रहे थे, और जैसे मैंने कहा 40 सेकंड तक वो खड़े रहे। तो ये डेकोरम जो है, कल इन्होंने भी चीफ जस्टिस बनना है, कल अगर इनके बेंच पे साथ बैठे हुए कोई जज इस तरह खड़े हो जाए
हालांकि चीफ जस्टिस के खड़े होने से पहले कोई जज नहीं खड़ा होता। चीफ जस्टिस जब राइज करते हैं तो बाकी जजेस राइज करते हैं। तो ये बड़ी ऑड सी सिचुएशन नहीं थी? नहीं, बड़ी ऑड सिचुएशन है मतीउल्लाह जान साहब। इतनी ऑड सिचुएशन है कि आइन रीराइट करने वाले जो उनसे है ना, वो बैठ के कहेंगे हम बहुत तहम्मुल से बैठे हैं, आप आइन जो है तब्दील कर दें। अब एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमतें जो हैं वो बना और गिराते रहें आप अदालत को जो है वो सियासत का अखाड़ा बना लें, उसके ऊपर आपको कोई मसला नहीं हुआ। काजी फाइज साहब 2 सेकंड या 4 सेकंड पहले राइज कर गए, 4 सेकंड नहीं तो उसके ऊपर आप जो है ना कि ये बहुत बड़ा मतलब है कि आपने सारे गुनाह जो है ना वो अमृता बंदयाल साहब के आप धो दें हैं। और ये बस के काजी फाइज साहब खड़े पहले हो गए थे अदालती डेकोरम का। भाईजान वो तो मानती नहीं कि ये अदालत है, ये बेंच है, ये जज है। अच्छा, वो ठीक खड़े हुए? अगर वो मानते नहीं तो खड़े हो जाना चाहिए जज को। तो ठीक है, वो उन्होंने अपनी बात की और वो राइज कर गए। जी, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं गल करना जी इमरान देखिए मेरी बात सुने। मुझे एक इत्तीफा याद आ रहा है, सरदार जी थे, वो नौकरी लेने एक जगह पे गए तो उनसे पूछा कि आप क्या टोको करते हैं, जिस तरह इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप कितने पैसे लेंगे, कितनी तनख्वाह हमसे टोको करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी 1 लाख तनख्वाह हो, घूमने वाली कुर्सी हो, 3-4 टेलीफोन लगे हो। तो वो जो साहब सामने बैठे हुए थे उन्होंने कहा नहीं थोड़ी दसिए 20 लाख तनख्वाह होनी चाहिए, फलानी चीज होनी चाहिए, ये बड़े बेसाब जो अनजस्टिफाइड वो गिनवा दिए। तो उन्होंने कहा ये तो तुम मजाक कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मजाक शुरू किसने किया? तो जब आप सियासत करेंगे, जब आप मजाक करेंगे, जब आपको ये एहसास खत्म हो जाएगा कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सियासी तर्जमान बन जाएंगे या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का जुडिशियल विंग के हेड बन जाएंगे, तो सर फिर आपके साथ ये तो बहुत कम हो रहा है, बहुत ज्यादा होना चाहिए। नहीं मेरे ख्याल में ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है। और नहीं अभी नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अभी 3 महीने पड़े हैं, आप ये कह रहे हैं अभी 3 महीने पड़े हैं? नहीं, अभी तो सियासत का आगाज हुआ है बंदयाल साहब की तरफ से। बहुत सारे फैसले जो उन्होंने रिजर्व करके रखे हैं, आप लोग कोई ऐसा वैसा मशवरा ना दीजिएगा प्लीज। ये नहीं जी, एक छोटी सी इमरान साहब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको सुनाते हैं कुछ ऐसे ही एतराज़ात जो है आज पार्लियामेंट में भी उठाए गए, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वैसे हमारे वज़ीर दिफा को तो वज़ीर कानून होना चाहिए था। जिस तरह वज़ीर दिफा पार्लियामेंट में आज अदालती किरदार के ऊपर गरजे और बरसे, उस तरह तो वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारिब भी कभी नहीं बोले। सुनते हैं उन्होंने कहा क्या। जिन लोगों का ट्रायल हो रहा है, हमारी तारीख के अंदर इस किस्म के जराइम पहले किसी से सरजर्द नहीं हुए। ये लोग जो अदालत में गए हैं उनके मकासद जो है सियासी हैं। जो लोग लेके गए हैं इस मामले को अदालत के अंदर, उनसे भी अपील है और अदलिया से भी हाथ बांध के अपील है कि कुछ तो लिहाज करें, कोई लेगेसी छोड़ जाएं, कोई विरसा छोड़ जाएं। जा रहे हैं आप, विरसा ऐसा छोड़ जाएं कि आपको याद किया जाए कि आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए थे। ये ना हो कि आप किस्सा पारी ना मान जाएं, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे। मैं हाउस से भी अपील करूंगा, अपनी टर्फ को जो है प्रोटेक्ट करें। अदलिया ने ऑलरेडी हमारी टेरिटरी पे इंक्रोच किया हुआ है, वी मस्ट रिक्लेम दैट। हमारे वजीर दिफा कह रहे हैं कि सियासी मकासद हैं दरखास्त गुजारों के। अब साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के क्या सियासी मकासद होंगे कयूम साहब? मतीउल्लाह जान साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब ही उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि 9 मई को जब ये सारे वाक़यात हुए थे और फिर 11 मई को एक केस हुआ था और जो जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी, उस गिरफ्तारी के एक शख्स जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था मर्सिडीज कार के अंदर, और फिर वहाँ से उनको इंसाफ की बात। जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना। मुझे एक बात बताइए ना कि कहाँ कब किसके साथ हुआ। मसला यही है मतीउल्लाह जान साहब। अब तो मुझे जो है ना वो आप शायद उंगलियों पे गिनना भी मुमकिन नहीं रहा है कि कितनी आईनी दरखास्तें इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई की आती हैं और जो है वो उसके बाद फौरन लग जाती हैं, उनके ऊपर फौरन बेंचेस बन जाते हैं और उन पर जो जैसा चाहते हैं वैसे रिजल्ट्स और फैसले भी आ जाते हैं। सिर्फ यही नहीं है, देखिए मुझे एक बात बताइए, मैं चलें छोड़ दें इस बात को, ये सारा कुछ है फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10 ने आ गया हुआ था 2010 अप्रैल 2010, ठीक है, 18वीं आईनी तरमीम के अंदर। लेकिन 2015 का डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी का फैसला है जिसके अंदर उमर अता बंदयाल साहब बैठे थे और वो 8 रुकनी बेंच जो मेजॉरिटी जो जजमेंट है उसके अंदर फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से ट्रायल्स
के ऊपर जो है इन्होंने फाबिहा कहा था। काजी फाइज आईनी तरमीम थी, आईनी तरमीम थी, लेकिन उसके अंदर सेक्शन 21D भी, उसकी भी वायरिस चैलेंज हुई थी मतीउल्लाह जान साहब। और आज यही अफरीदी साहब को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि उसको इंट्रावायरिस करार दिया था 11 जज साहिबान ने। हाँ, आइन के मुताबिक करार दिया था 11 जज साहिबान ने, और हम तो साथ हैं यहाँ पे बैठे हुए, हम उसको ओवरटर्न कैसे कर सकते हैं? ठीक है, उस वक्त काजी फाइज ईसा ने वो गो के उस पर एक मुख्तलिफ ख्याल है कि एक आइनी तरमीम के ऊपर जो है वो मैं नहीं समझता कि जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है, लेकिन उस वक्त जो माइनॉरिटी जजमेंट थी काजी फाइज ईसा की, उसके अंदर तो उन्होंने इन ट्रायल्स को कलअदम करार दिया था। तो काजी फाइज ईसा तो अपने फैसलों के हवाले से टाइम एंड टेस्टेड हैं। ये तो उमरता बंदयाल साहब हैं, देखते हैं कि ये 63A में जिस तरह पार्टी हेड का इख्तियारात के ऊपर इन्होंने कंसेंट उसी बेंच उसके अंदर दिया था, आज जो है वो ये अपने पिछले फैसले से एक मरतबा फिर डिपार्ट कर रहे हैं। चलें सुनते हैं जो दरखास्त गुजार हैं। बात ये बैरिस्टर एतजाज के अंदर दिमाग से तो नहीं खड़ा हुआ जाता। बैरिस्टर एतजाज एहसन जो दरखास्त गुजार हैं, उनके वकील सरदार लतीफ़ खान खोसा एडवोकेट जो हैं, उन्होंने भी आज सरदार लतीफ़ खान साहब खोसा, जिनका वो पाकिस्तान बार काउंसिल में एक केस था अभी कुछ दिन पहले, चले वो किसी से चंद लाख रुपए के झगड़े चलते रहते हैं। जी खोसा, फौजी अदालतों का सिविलियन के मुकदमात सुनने का कोई आईनी और कानूनी जवाब नहीं है। ये अवाम और नास के बुनियादी हकूक का मसाला है, जिसमें फौजी अदालतों का क़याम ये दोहरे पैरेलल जुडिशल सिस्टम के मुतसादिम है। ये बुनियादी हकूक को जो है ज़ब्त देता है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 10A की नफ़ी करता है, ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी नफ़ी करता है। जी इमरान शफकत साहब, देखें हम सहाफ़ियों के साथ और जैसे आपके साथ हुआ, उनको FIA वाले लेकर गए थे तो एक हंगामा मच गया था कि जी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। तो आप इस हक में हैं कि फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल होने चाहिए? नहीं मतीउल्लाह जान साहब, मैंने कौन से जाके GHQ पे हमला कर दिया था? मेरा सवाल है ना, हमने तो हमारे देखो, आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें। हमें FIA लेके गई थी, किस जुर्म में लेके गई थी कि हम बात कर रहे थे, हमने किसी के ऊपर किसी का गिरफ्तार नहीं पकड़ा था, दस्तदराजी नहीं की थी। मैं इस मेरिट्स के ऊपर नहीं जा रहा कि जी के किसी का, मैं जाती तौर पर समझता हूं कि जो सिविलियंस है उनका पाकिस्तान की जो फौज है उनकी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या यहीं पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या किसी सिविलियन को ये हक हासिल है कि वो जाके आग लगाता फिर फौजी तंसीबात के ऊपर? एक ये भी सवाल है। मगर कानून जो है आर्मी एक्ट के अंदर सिर्फ सिविलियन का ट्रायल तो मुमकिन नहीं है जब तक कोई फौज का अफसर या एहलकार भी उसके साथ शामिल ना हो। कानून में तो ये मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा, मैं कोई और बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर अनप्रेसिडेंटेड किस्म के वाकयात हैं जिनकी पहले नजीर नहीं मिलती। ये मुनासिब फोरम जो है इस तरह की बहस का वो पाकिस्तान की पार्लिमान है, वहां पर इमरान खान साहब की पार्टी को होना चाहिए था। अब ये वो गांठें हैं जो उन्होंने हाथों से दी थी, अब दांतों से इनको खोलनी पड़ रही है। ये बात जब आपके दौर में, अब आपके दौर में जब 29 सिविलियन ट्रायल हुए के ट्रायल चल रहे थे, 29 सिविलियन ट्रायल हुए जी, तो उस वक्त आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? उस वक्त तो आपको लगता था कि जी के ISI के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो वजीर आजम का टेलीफोन टेप करती फिरे। यहाँ पर मगर इमरान साहब आपके जो हम नाम सियासतदान हैं और जो लीडर हैं वो तो एक फर्द वाहिद है ना, उनकी क्या पॉलिसी थी, वो क्या करते थे। अब उसकी वजह से आइन और कानून की तशरीह तो नहीं बदलनी चाहिए ना। आइन और कानून में जो बुनियादी हकूक है वो उन शहरियों को सिर्फ इसलिए महरूम नहीं किया जा सकता कि आपके हम नाम ने जो है एक कोई पॉलिसी बनाई थी और पहले वो मुलव्वस थे और नहीं थे। नहीं 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 नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि ये पैरेलल दो बातें इकट्ठी चलेंगी। एक ये कि जो मेरे हम नाम है उन्होंने अपने दौर में क्या किया और अब वो तकाजा क्या कर रहे हैं। जब उनके पास वक्त था चीजों को दुरुस्त करने का तो उन्होंने चीजें खराब कहां पे की। जब अपनी बारी यही थे, अपनी बारी को गुरु पे ऐसा इस तरह नहीं होता। दूसरी बात यह है कि उसूली बात तय जो है वो किसी फोरम ने करनी है। वो फोरम या पार्लिमान हो सकता है या जुडिशरी हो सकती है। मतीउल्लाह जान इसको एक और एंगल से भी देख लेते हैं ना, कि मतलब है कि बिल्कुल ठीक है, हम में से कोई भी इस बात का हामी नहीं है कि सिविलियंस का जो है वो आर्मी एक्ट के नीचे जो है वो ट्रायल हो।
ज़ाहिर है कुछ सर्टन कंडीशंस हैं जैसे आपने बताया, और आज भी अदालत के अंदर जो पढ़ा गया कि भी किसी फौजी अफसर के साथ या दिफा से मुतल्लिक उसका कोई चीज़ हो तो उसमें वो एक क्वालिफाइड किस्म की चीज़ है। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब, अब देखें, अगर मैं एक एप्रीहेंशन बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कल अदालत क्या फैसला करती है, लेकिन अगर ये जो है वो इन टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद के ऊपर किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट ये पिटीशंस डिसमिस कर देती है, तो उनका क्या होगा फिर, जिनके लिए गए हुए क्या होगा? जारी रहेगा ट्रायल? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि तो भाई अब इस खौफ से दरखास्तें दायर ना करने का। मतीउल्लाह जान साहब, मुझे एक बात बताएं कि आज सरदार तारिक मसूद साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 52 का एक्ट था, ठीक है, उसके बाद 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद कितने केसेस आए जिसके अंदर जुडिशियल स्क्रूटनी इसकी हो चुकी भी है। तो अब एक नए तरह से आज देखें वो, अब फिर आप जैसे ज़िया अफरीदी का कि आप इंट्रा वायरस करार दिया लार्जर बेंच ने। चलें अब तो अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप ये भी तो देखें ना कि कल को फर्ज करें अगर वही वाला फैसला दे देते हैं जो प्रेसिडेंट है इस वक्त रावलपिंडी बार वाली, कि ठीक है उसके बाद जो है अपील का हक होगा अगर इसके अंदर फला चीज़ें हों। ठीक है, चलें, ठीक है, ये कानूनी नुक्ते। करीम साहब मुझे ये बताएं, आज चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल ने समात के आखिर में एक बड़ा ठोस पैगाम दिया और बड़ा ही वो पुरस्कार एक पैगाम लग रहा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि सहाफ़ी लापता हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल साहब अगर आप कहते हैं तो मैं उनके नाम भी ले लेता हूँ। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी हम कुछ कर रहे हैं, फिर उनका वकीलों को अगवा किया गया, एक वकील को अचानक गायब कर दिया गया और एक हफ्ते बाद वापस आया। फिर उन्होंने कहा ख़वातीन को भी कोई कह रहा है गिरफ़्तार किया गया, बच्चों को भी उठाया गया है, 4000 के करीब अफराद को उठाया गया है 9 मई के वाक़यात के बाद। इन तमाम के आदाद व शुमार दें और हुकूमत इसका जवाब दें। तो ये बातें तो बड़ी अच्छी की हैं चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल ने। जी आप बिल्कुल, ये सहाफ़ियों को भी, और वो शायद इमरान रियाज खान का नाम नहीं लिया, मगर शायद वो ले रहे। एक चीफ जस्टिस को ऐसी ही बातें करनी चाहिए, सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से प्रोटेक्ट करना चाहिए। मतीउल्लाह जान साहब, इमरान रियाज जो है वो कितने अरसे से लापता है बताएं ना? महीना डेढ़ ऊपर हो गया, 1.5 महीना। इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर रियाज हनीफ फराही एडवोकेट जो है एक हफ्ते गायब रहे कि जनाब मैं 6 दिन जो है वो गायब रहा हूँ, और उसको क्या कहा था चीफ जस्टिस साहब ने? सब्र की तलकीन की थी। बात यह है कि बातें बहुत अच्छी हैं, मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं भी एक ऐसा चीफ जस्टिस चाहता हूँ, उसको देखता हूँ कि जहाँ अगर वो देख रहा है कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है तो उस पर आपने किया क्या? आपने किया क्या ना? मतलब है कि रिमार्क्स दे दिए, प्लेइंग विद द गैलरी, सेटिस्फाइड कर लिया, किसको अकाउंटेबल ठहराया आपने? आपके पास अभी जिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो आपने सस्पेंड करके रखा हुआ है, तो क्या आपने अपनी वो पावर्स भी जो खुद आपने 5 ओपनिंग बेंच के जरिए से अपने पास आज खुद नोटिस लेने के लिए थी, वो मेरे और आपके मामले पर जब बात आए तो फिर वो सस्पेंड हो जाएंगी? कहाँ है? बताएं ना मुझे, आज बताएं कि कितने मिसिंग पर्सन्स के केसेस पड़े हुए हैं ये सुप्रीम कोर्ट में। ये चीफ जस्टिस 2 साल से हैं, और उसके ऊपर क्या एडजुडिकेट हुआ? सहाफियों के मर्डर का ट्रायल है, उसके ऊपर आपको बाहर मुल्क की बहुत ज्यादा फिक्र है, लेकिन अंदरूनी मुल्क का क्या हुआ उसके ऊपर आपके पर जलते हैं। और फिर उसके बाद आप आ जाइए, दूसरी तरफ आ जाइए, मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसले हैं जस्टिस वकार सेठ के, वो 2020 के अंदर जो है वो सस्पेंड किए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उनकी अपीलें, उनके फैसले क्यों नहीं हुए हैं? मतलब क्यों मनपसंद केसेस सिर्फ लगते हैं? क्यों ह्यूमन राइट्स के मामलात के ऊपर जो है वो आप नहीं लेते हैं? आज आप जो है ना ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा बुनियादी हकूक का चैंपियन हूं, जस्ट टू प्लेइंग विद द गैलरी। चलें जी, प्लेइंग विद द गैलरी। इमरान साहब हम आपकी तरफ आते हैं, इमरान साहब आपकी तरफ आते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और करीम सिद्दीकी साहब आप पानी पी लीजिएगा ब्रेक में, और फिर ब्रेक के बाद हम इमरान शफकत साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी प्रोग्राम में बात करेंगे जो आज मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसके मुताबिक वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, तमाम सूबों के उन तमाम को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, और चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल ने वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल से कहा है कि तफसीलात फराहम की जाए कि कितने सहाफ़ी लापता हैं और कितने वकला के साथ जो वाक़यात हुए उनकी तफसीलात, ख़वातीन और बच्चे जो गिरफ़्तार हैं उनकी तफसीलात भी मांगी गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी बाकायदा नोटिस जारी किया गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि दरख्वास्त गुज़ार हैं उनको भी। तो आज बाकायदा इस केस को ऊपर नोटिस जारी किए गए हैं। अब देखना यह है कि इस केस की, करीम साहब ये जो नोटिस जारी किए गए हैं
इसका मतलब क्या लिया जा सकता है कि क्या ये बाकायदा समात के लिए मंजूर हो गई है या ये प्री एडमिशन नोटिस इसको कह सकते हैं? मतलब साहब जो ऑर्डर है उसके अंदर जो है वो तो जाहिर है कि ये जी ऑल रिस्पोंडेंट्स जो है रिस्पोंडेंट्स को जो है वो नोटिस जारी हो गए जाहिर है। तो अब जो है वो उसमें जो है वो जैसा कि आपने बताया कि वो तफसीलात मांगी हैं कि कितने लोग गिरफ्तार किए हैं, उसमें ख़वातीन क्या हैं, बच्चे हैं, और वो क्या उनके ऊपर मुकदमात की जो तफसीलात हैं वो सारी मांगनी है चारों चीफ सेक्रेटरी से भी और जो है अटॉर्नी जनरल से भी, और नोटिस कर दिया। तो उसके लिए जो है कल जो है वो समात होनी है, कल 9:30 बजे इसकी, कल 9:30 बजे जो है इसकी समात होनी है। कल तक ये ऑर्डर, जी हाँ बिल्कुल। सो इमरान शफकत साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये मामलात जो हैं हुक्म इम्तनाई की तरफ भी जा सकते हैं, या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट थोड़ा मोहतात रवैया अख्तियार करेगी? नहीं, देखिए मेरी बात, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जो कहते हैं ना कि बेवक्त की रागनी या फिर पिक एंड चूज, सर देखें कि ये बातें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जेब नहीं देती। मिसाल के तौर पे बड़ा अच्छा उन्होंने आज काम किया, लेकिन ये किस लिए काम किया कि इमरान खान, सॉरी वो जो एक पार्टी के चेयरमैन हैं, वो मेरे हमनाम हैं, आपके हमनाम उनको नजर आ रहे हैं। अच्छा, वो उनको फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जब वो उनको फंसते हुए नजर आ रहे हैं तो उनको इंसानी हकूक के भी मरोड़ उठने शुरू हो गए, सॉरी टू से ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। लेकिन जब ये अल्फाज खुद ब खुद मुंह से उस वक्त निकलते हैं जब आप अत खुदाला वहम कि जब आप जो है वो एक इंतहा को पहुंच जाए, यानी कि आप कहने को तो वो मुंसिफ हों लेकिन आप जो है वो पार्टीबाजी कर रहे हो। तो ये एक काम जो है ये उनको बहुत पहले करने चाहिए थे। अभी भी सवाल इंसानी हकूक से ज्यादा, मेरा वैसे ये पता नहीं इंसानी हकूक, मेरा ख्याल है कि वही ज्यादा अहम है, लेकिन उसके बावजूद जो सवाल खड़ा हो रहा है वो अदालत की अपनी अहलियत का है कि ये जो बेंच बैठा हुआ है ये अदालत है भी कि नहीं। तो मतलब कहने का ये है कि ये 100 दफा करने हैं नोटिस, इनको कर रहे हैं। जो मुनासिब तरीका है, जो बेहतरीन तरीका है, वो ये है कि पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें। वो जो उस पार्लियामान ने एक बिल मंजूर किया है उसको सर 3 सेकंड लगते हैं उस पर अमल करते हुए। 2 जजों को साथ बिठाएं, इस पिटीशन को सामने रखें और कहे कि जी के बेंच बनाते हैं, आप बताएंगे फुल कोर्ट बनाते हैं कि क्या करते हैं। फुल कोर्ट बैठे और ये वाले फैसले जो है सर, ये हमारी आने वाली नस्लों ने ये वाले फैसलों के इफेक्ट आने हैं उनके ऊपर। तो ये इनको गैर मुतनाज़ा इसके फैसले होने चाहिए, गैर मुतनाज़ा अदालतें होनी चाहिए, गैर मुतनाज़ा अदालतों के ओहदेदार होने चाहिए। अदरवाइज तो कोई कहेगा जी हम नहीं मानते, फिर क्या कर लेंगे आप? चले मैं ना मानू वाली बात तो वाकई बड़ी ही एक अजीबोगरीब बात होगी, मगर इससे पहले 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के फैसले को नहीं माना गया। और इसमें कसूर किसका है? फैसला देने वालों का या उनका जिन्होंने इस फैसले पे अमल दरामद करना था। उसके ऊपर नज़रसानी दरख्वास्त का भी फैसला नहीं हुआ। नज़रसानी दरख्वास्त के लिए लार्जर बेंच बनाना है या नहीं, इसका भी फैसला नहीं हुआ। और फिर नज़रसानी दरख्वास्त जिस मामले पे है उसका तफसीली फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के खुद जजों ने ही नहीं लिखा। ये बहुत सी कानूनी पेचीदगियाँ हैं। मगर करीम सदीकी साहब, आपके ख्याल में क्या कोई गाइडलाइन दी जाएंगी या कोई अबूरी हुक्म आप क्या तवक्को कर रहे हैं? मतीला जान साहब, जिस तरह से देखा है हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर, तो उन्होंने फ़ौरन ही, क्योंकि वो चीफ जस्टिस के शायद इख्तियारात से मुतालिक था, तो उसके ऊपर तो फ़ौरन स्टे कर दिया था कानून बनने से पहले ही और सारा कुछ। अब यहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है तो इसके ऊपर जो है ना वो स्टे शायद नहीं बनता। अच्छा, नहीं तो मत सुनो तो सही ना। अब वो जाहिर है उस पर अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे और बाकी लोगों को सुन के जो है वो शायद उसके ऊपर कोई इंटरम ऑर्डर जैसे कि आज कहा उन्होंने। लेकिन मुझे ये लगता ये है कि ये 3, 4, 5 दिन के अंदर अंदर जो है वो इन सारी चीज़ों को जो है वो कोई मुकम्मल ऑर्डर ही एक आएगा। शायद इस हवाले से कोई इंटरम ऑर्डर या अगर आया तो फिर वो जाहिर है यही होगा कि जब तक अगर फैसला नहीं होता तो कल का जाहिर, उसके बाद फिर अदालती छुट्टियां शुरू हो रही हैं। देखते हैं अदालत के पास कितना टाइम है, कितना नहीं है, फिर वो छुट्टियां हैं वो तो है वो, लेकिन कोई गाइडलाइन जरूर दी जा सकती है। मतलब जहाँ से गाइडलाइंस तो पहले भी दी हुई हैं, वज़ीर कानून ने भी कहा हुआ है, उन्होंने भी कहा है, वज़ीर कानून ने भी कहा कि जो बैनुल अक़वामी कॉवेनेंट्स हैं उसके मुताबिक जो है वो एक्सेस दी जाएगी, रिकॉर्ड दिया जाएगा, अपनी मर्जी का वकील करने की दिया जाएगा। तो वो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर एक और बात भी है, आज बड़ी अहम बात जो है वो पूछी जस्टिस याहिया अफरीदी ने कि जो
सिविल कोर्ट के अंदर जो थी उसमें जो इरफान साहब थे, कोई उनकी दरखास्त आई कि ये फौज के हवाले किए जाएं, तो उन्होंने पूछा कि इसके ऊपर ऑर्डर क्या पास हुआ और फिर उस ऑर्डर की जो है वो उसको चैलेंज किया जा सकता है। बहरहाल मेरे ख्याल में आज जब हम बात कर रहे हैं कि फौजी अदालतों में सिविलियन के केस जाने चाहिए या नहीं, मगर एक ऐसा दिलचस्प वाकया इस्लामाबाद का हुआ है कि जिसमें वो हमने सुना था जिसकी लाठी उसकी भैंस, मगर बज़ाहिर ये जिसकी लाठी उसका बकरा है। और इस वाक़े का इन फौजी अदालतों से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर एक हसास अदारे के लोगों ने एक अपनी निजी एक प्राइवेट बकरा मंडी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में लगा रखी थी, और बगैर लाइसेंस के सीडीए जो है किसी को बकरे बेचने की इजाज़त नहीं देता है, ख़ास जगह मुतय्यन होती है। और जब सीडीए के एनफोर्समेंट स्टाफ उनको रोकने के लिए गया तो उन्होंने अपने वही सरकारी डंडे अपनी वर्दी के साथ उन पर इस्तेमाल किए, और कुछ ज़राए के मुताबिक जो हमें बताया जा रहा है 3 जो अहलकार हैं वो हसास अदारे के लोगों ने बंद कर दिए हैं। और ये वो अदारा है जो कि नीम फौजी दस्ते जिनको कहते हैं, वजारत दाखिला के अंदर भी आते हैं। और एक सीडीए का एक अफसर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं लियाकत हयात, और एक उनके 2 अमले के लोग हैं, इमरान और अदनान सत्ती। ये तीनों लोग जो हैं इस वक्त अमली तौर पे लापता हैं और मुबैना तौर पे उस तहवील में है ये। और पुलिस जो है बेबस है, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे आके बेबसी का इजहार करके वापस चले गए हैं। तो ये 30 से 40 कोई बकरे थे जो सड़क के ऊपर बेचे जा रहे थे सीडीए के लाइसेंस के बगैर। और ये भी कहा गया कि वहाँ पे बड़ा शदीद किस्म का वहाँ पे झगड़ा हुआ, तशद्दुद किया गया है। सीडीए के जो मुलाजम हैं, अफसरान हैं, एहलकार हैं, 2 बंदे ज़ख्मी भी हैं अस्पताल में, उन्होंने अपना इलाज भी करा रहे हैं। और जो ये वाक़या जो हुआ है, असिस्टेंट कमिश्नर का एक ऑफ़िस है, उस असिस्टेंट कमिश्नर अनिल सईद के ऑफ़िस के सामने सड़क के ऊपर ये वाक़या हुआ है। तो बहरहाल ये बड़ा ही एक संगीन मामला है। मेरे ख्याल में ये अब केस कौन सी अदालत में जाएगा इसका फ़ैसला जो है वो तो सीडीए ही करेगा। मगर आखिर में मैं आपको एक बार फिर वापस सुप्रीम कोर्ट की ही इस सूरत-ए-हाल की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। इमरान शफकत साहब, पहले आपके ख्याल में ये जो हालात हैं, और लतीफ़ खोसा साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज थी, फॉर्मेशन कमांडर के जो एलामिया था, उसमें तो इन तमाम मुल्ज़मान को मुजरम गिरदान दिया गया था। तो आप नहीं समझते कि ये जो हालात हैं इनमें तो पहले से तय कर दिया गया है कि उनको क्या सज़ाएं देनी है? और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने भी आज वाज़े किया है कि बज़ाहिर जो फौजी अदालतों के जो जजेस होंगे, जो अफसरान होंगे, वो आज़ाद नहीं होंगे अपने फ़ैसलों में। और ये एक एतराज़ है दरख्वास्त गुज़ारों का यकीनी तौर पे। और फिर जो फ़ैसले होंगे वो फ़ैसले भी बग़ैर रीज़न्स के या बग़ैर वजूहात के होंगे, कवानीन के हवाले के बग़ैर होंगे, और फिर उनको जो अपील जो है उस तरह का हक़ हासिल नहीं होगा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इस तमाम सूरत-ए-हाल के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन देगी या कोई फ़ैसला देगी या उसको हुक्म इम्तना देगी? बतौर एक शहरी, बतौर एक सहाफ़ी, आप क्या समझते हैं? सर देखें, मैं समझता हूं कि अदालत को यहाँ पर जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और पहली वही शर्त है कि पहले वो अदालत अपने तनाज़ात खत्म कर ले। कोई क़यामत नहीं आ गई अभी, कोई बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक के ऊपर चीजें नहीं पड़ी हुई। 2-4 दिन में अपना मसला सीधा करें, उसके बाद आके बैठे और उनको कहेंगे जी कि ये जो आपके मुकदमात हैं स्पेशली 9 मई के हवाले से, इनको हम बड़ा फेयर ट्रायल करेंगे और गाइडलाइन जारी कर दे। अगर पनामा के ऊपर मॉनिटरिंग जज बिठाया जा सकता है तो फिर इनके ऊपर भी कोई मॉनिटरिंग जज बिठा दे। और अब ये अदालतें सिविल अदालतों में ही मुकदमात चलने चाहिए। लेकिन उनकी एंजाइटी का लेवल बड़ा ही है। हमारे जो फौज के लोग हैं उनकी, वो कहते हैं कि जी के लोग हैं, वीडियोस खुद बना रहे हैं, खुद हमले कर रहे हैं, खुद एतराफ कर रहे हैं, खुद दावे कर रहे हैं। अब इसमें साबित करने वाली क्या चीज रह गई है? अच्छा, वन सबूत चाहिए आपको? वन वाट जो चीफ जस्टिस ने लापता सहाफियों के बारे में बात की है, और जाहिर बात है इमरान रियाज खान का नाम तो नहीं लिया, आप क्या कहेंगे कि चीफ जस्टिस के इस हुक्म के ऊपर कैसे अमल होना चाहिए? सर जी 2 सेकंड, मैं कहता हूँ 2 सेकंड के ऊपर अमल होना चाहिए। ये जो हेबियस कॉर्पस पिटीशंस होती हैं जहां पर इंसानी हुकूक के मामलात होते हैं, वो पहली तरजीह होनी चाहिए। लेकिन तो आप ये देखें कि उनको भी पता, मैं नाम नहीं लिया उन्होंने। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाम नहीं लिया, और बहुत से नाम लेने से हम जैसे बहुत से एंकर और साफी हजरात भी
गुरेज करते हैं, जिनमें से एक नाम आपके हम नाम दोस्त का भी है। बट एनीवे, सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।